So hello guys, in today's video we are going to analyze and discuss the important articles of the Hindu. So let's not waste our time and get started. So तो पहला आर्टिकल हम लोग के सामने आ रहा है इन पोल सीजन द perils of scorching bilateral trials. अब देखिए ये थोड़ा फिलोसफिकल आर्टिकल्स है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि इसमें आपको जो भी चीज दी गई है वो आपकी एक तरीके से फिलोसॉफिकल है और इन चीजों में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे सामने नहीं आया, बट स्टिल मैं आपको आर्टिकल हो सकता है ब्रॉडली एक्सप्लेन कर दूं, कुछ ही क्रिटिकल पॉइंट है जो मैं बोर्ड पे समझाऊं। अथर क्या कह रही है इस आर्टिकल में? अथर ये कहना चाह रही है कि अभी रिसेंटली जो जयशंकर जी ने स्टेटमेंट दिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर कि कच्चा थीवू जो आइलैंड था श्रीलंका का, उसमें थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया चल रहा था वो, तो इसमें क्या आया कि जो पहले की सरकार करके गई थी 1974 की एग्रीमेंट पे, करंट की जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने उस पर टॉन्ट मारा है। तो आप लोगों को पता है कि अभी इंडिया के कैसे रिलेशन चल रहे हैं विद, आप लोगों को पता है इंडिया के कैसे रिलेशन चल रहे हैं विद श्रीलंका के साथ। क्यों? आपको मैंने बता दिया, कच्चा थीवू जो आइलैंड था उस पर जयशंकर जी ने और उन्होंने एक टॉन्ट मारा है कि ये तो 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम पे दे दिया गया था, उसी की वजह से ये अब इशू चल रहा है। आप लोगों को पता है इंडिया और बांग्लादेश में क्या इशू चल रहा है, क्यों चल रहा है? आप लोगों को पता है CNRC। ओके, CNRC के अंतर्गत आपका क्या है, सिर्फ आपके कुछ ही पीपल पर्टिकुलर रीजनल सेट के ही आपके क्या होंगे, इंडिया की क्या पा पाएंगे, सिटीजनशिप पा पाएंगे, जो कि आपके कहां से आ रहे होंगे, फ्रॉम परसिक्यूटेड एरिया, जहां पे उनको परेशान करा जा रहा होगा, वहां से अगर वो आएंगे और वो पर्टिकुलर इस कास्ट होंगे तभी उनको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी। अब अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था एंड बांग्लादेश था। ओके, यहाँ से जितने भी आपके परसिक्यूटेड आपके आएंगे पर्टिकुलर कास्ट के, जिसमें कई मुस्लिम्स आपके नहीं इंक्लूडेड थे, उन्हीं को भारत की क्या दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी। तो यही आपका है क्या, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में कैसे रिलेशन चल रहे हैं, कच्चा थीवू आइलैंड का क्या सीन चल रहा है, और पाकिस्तान के साथ तो क्या ही कहना है ना, पाकिस्तान के साथ क्या ही कहना है। और यही आपने कहे हैं कि ये जो भी आप अथर ने कहे कि जो भी आपके इंटरनल रिलेशन चल रहे हैं इसको प्लीज पब्लिकली ना करिए, आप अपने खुद में कहते हैं ना गिरोह बना करके थोड़ा सा उसमें उसको सॉर्ट कर लीजिए डिस्क्रीटली। ओके, क्यों? क्योंकि ये आपके इलेक्शन आ रहे हैं और आप इस चीज को पब्लिकली कर रहे हो, इससे आपकी वोट में तो ऑब्वियसली चीजें फर्क पड़ेगा, प्लस इंडिया के फ्यूचर में रिलेशन भी इन कंट्रीज के साथ क्या होंगे, बनेंगे या बिगड़ेंगे। सो इसी आर्टिकल में इस चीज की बात हुई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो कि काफी अच्छा आर्टिकल मुझे लगा आज का, आई बेटर टू सेव लद्दाख एंड ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो पहला आपका आर्टिकल हो गया है, आर्टिकल की मैं हेडलाइन बता देता हूं क्या थी। इन पोस्ट सीजन, इन पोस्ट सीजन द perils of scorching bilateral ties। मतलब कि जो पोस्ट सीजन आपका आ रहा है लेकिन जो उसमें बायलेटरल ट्राइज है इंडिया की और भी कंट्रीज है, वो क्या हो रहा है, जल रहे हैं धीमे धीमे, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ बैटल टू सेव लद्दाख, कोशिश करूंगा मैं आर्टिकल को इसी इसमें खत्म करने का। अ बैटल टू सेव लद्दाख एंड ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। अभी कहने क्या चाह रहे हैं, आप लोगों को पता है कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर वो क्या कर दिया गया है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज बाइफरकेटेड इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ व्हाट, लद्दाख, है ना। तो आपकी जो पहले एक स्टेट हुआ करता था वो क्या हो गया, दो में टूट गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और जैसे ही ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बना, आपके क्या हो गया, यहाँ पे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। कैसे? रोडें चौड़ी करवाने के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके बनाने के लिए, सोलर एनर्जी का यूज करने के लिए, वहां पे विंड एनर्जी का यूज करने के लिए यहाँ पे क्या हो गए हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके चालू हो गए हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ब्रिजेस, these include construction of bridges, widening of roads, tunnels, railways line, mega solar projects। कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं फिलहाल। जोजिला टनल हो गया, जो जिला टनल हो गया, कारगिल जस्कर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हो गया,
कारगिल जस्कर हाईवे प्रोजेक्ट हो गया। अब देखो ये सब क्या है, ये सब प्रोजेक्ट आप लोगों को पता है कि जितना भी आप ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे, मतलब कि आप लोगों को पता है उत्तराखंड हो गया, देहरादून हो गया, और जितने भी आपके हिमालयन वाले रीजन्स हो गए, दे आर वनरेबल टू ऑल दिस प्रोजेक्ट। आपको रिसेंटली पता है कि वहां पे क्या हुआ करता है, लैंडस्लाइड हो जाएगा, कभी वहां पे फ्लडिंग आ जाएगी। क्यों आ जाएगा? ड्यू टू दिस टाइप ऑफ व्हाट, विदाउट इवेल्युएटेड प्रोजेक्ट। मतलब कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसका इवेल्युएशन भी तो करो, उसका सिस्मिक एनालिसिस भी तो करो। तुम पता चला खुद डाल रहे हो उतना तक का, जहां तक का तुम्हारे पास परमिशन भी नहीं है, जहां तक का वो क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो यही अथर ने कहा है कि लद्दाख जो है आपका, जब से यूनियन टेरिटरी बना है, वहां पे विदाउट एनी प्री इवेल्युएशन धमाधम प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं, और उसमें आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मिली हुई है। ऑब्वियसली चीजें, कहीं पे भी प्रोजेक्ट चालू होता है तो वहां से गवर्नमेंट की तो परमिशन चाहिए होती है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? ड्यू डिलिजेंस मस्ट बी देयर व्हिच इंक्लूड रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी मेजर एंड जियोलॉजिकल एंड सिस्मिक एनालिसिस, है ना। और ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी ऐसी विपदा पड़ती है तो पहले आपका कौन अफेक्टेड होता है? वहां के जो रहने वाले हैं, टूरिस्ट हैं, जो आपके वहां काम करने गए हैं वर्कर, इस प्रोजेक्ट पर वो आपके अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए उन वर्कर्स को भी क्या दो, कुछ प्रोटेक्शन दो। मान लीजिए वहां पे ऐसा प्रोजेक्ट आया, मतलब ऐसी कुछ आपदाएं आई जो कि नहीं आनी चाहिए थी, जैसे आपका क्या हो गया, वर्कर्स की हेल्थ को कुछ भी इम्पैक्ट पड़ा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, है ना। उनका भी कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए, कुछ बीमा होना चाहिए, कुछ उनको भी क्या होनी चाहिए, फैमिली की केयर टेकिंग मिलनी चाहिए। So that's all about this article. So now we are moving to one of the most important article. सबसे 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 important article है। क्यों? क्योंकि ये साइंस एंड टेक पे बेस्ड है, भारत के स्पेस मिशन से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पीछे की रॉकेट इंजीनियरिंग में साइंस को नहीं जानेंगे, बट इसमें मेन पॉइंट्स जानेंगे, और ये जानेंगे कि कैसे आपके पेपर में पूछ सकता है, और आपको भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आइए चालू करते हैं। ISRO's जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस माइलस्टोन। अब इसका क्या मतलब है? आप लोगों को पता है 1 जनवरी 2024 को एक्सपोजैट C58 नाम की एक PSLV यहां से आपकी भारत से लॉन्च करी गई थी। कहां से लॉन्च करी गई थी? क्या कोई मुझे बता सकता है कहां से लॉन्च करी गई थी? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग नहीं बता पा रहे तो। PSLV आपकी लॉन्च करी गई थी फ्रॉम श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। अब ये कहां पर है ये आप लोग बताएंगे। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर क्यों लॉन्च करी गई थी? ये लॉन्च करी गई थी कि आपकी ये टू स्टडी एक्स-रेज फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडी, कि मतलब ये एक्स-रेज को स्टडी कर पाए सेलेस्टियल बॉडीज की, है ना। ऑब्वियसली चीजें आप लोगों को पता है कि अगर कोई यहाँ से लॉन्च व्हीकल लॉन्च करी जाती है और वहां पे जाकर के वो सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में छोड़ती है, तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो कुछ डेब्रिस आपके बच जाते हैं। डेब्रिस क्या होते हैं? ये आपके रिमेनिंग ऑफ अ रॉकेट कह सकते हैं, या फिर जब कोई भी सैटेलाइट उस अपने लॉन्च व्हीकल से छूटती है तो जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचता है, और फिर क्या करते हैं, ये ऑर्बिट में तो रहते ही रहते हैं, बट कुछ डेब्रिस इतने खतरनाक होते हैं कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके हम लोग को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो आप लोगों ने छोटे में सोचा होगा ना कि अगर मैं खड़ा हूं यार तो रॉकेट का वो हिस्सा मेरे सर पर लग जाए तो मेरा क्या होगा। बताता हूं मैं क्या होगा। ये जो आपके डेब्रिस होते हैं, ये आपके एक तरीके के लियो होते हैं। लियो क्या होता है? लोअर अर्थ ऑर्बिट होते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, है ना। और ये डेब्रिस आपके क्या होते हैं? मेनली कंप्राइजेस होते हैं पीसेस ऑफ एयरक्राफ्ट से, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, जो भी आपकी सैटेलाइट डिसफंक्शन हो गई, और ये अप टू 27,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर कोई चीज आपकी इतने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप पे पड़े तो क्या होगा। नॉर्मल बता दूं कि जो XUV फॉर्च्यूनर है 200-300 उसकी आई थिंक मैक्स स्पीड लिमिट है पर आवर, और उससे किसी एक्सीडेंट हो तो क्या होगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर आपका ये पड़े तो क्या होगा, है ना। मैं सोच नहीं सकता आपका क्या होगा। तो अब ये ना पढ़ने के लिए आपका क्या यूज करा गया है, देखते हैं। आपका जो 4th स्टेज आपका होता है PSLV का, उसे ट्रांसफॉर्म करा गया किसमें? पोएम में। अब ये पोएम क्या होती है? पोएम की फुल फॉर्म है आपकी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। PSLV ऑर्बिटल, P मतलब PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, है ना।
इसमें इसको मॉडिफाई करके पोयम 3 में आप क्या करा गया है, जितने भी आपके डेब्रिस होंगे उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपका इसने यहाँ से लॉन्च व्हीकल गया, वहां से उसे सैटेलाइट को छोड़ा तो जो उसके बाद जितने भी डेब्रिस है उनको ऐसे फंक्शन करा गया है फोर्थ स्टेज में कि वो क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएंगे। और इस पोयम को किसने बनाया है, चलिए आइए ये भी देख लेते हैं। सारा भाई स्पेस सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि पोयम 3 सारा भाई स्पेस सेंटर। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर आप क्या हौच-पौच कर दे रहे हैं, तो मैंने जानबूझ के हौच-पौच करी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोगों को मेरी ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरा तरीका यही है। अगर आप बेसिकली सोच रहे हैं कि इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूं और अपना मैं समय बचा लूं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने भी इसमें इन्वेस्ट करा है, थोड़ा आपका मैं टाइम सेव कर सकता हूँ, बट आपको भी मेरी वीडियोस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, जो मैंने चीजें लिखी यहाँ पे समझने के लिए। Okay, so I think I have completed this one of the most important articles of the Hindu, Exposet C58 mission, from where it was launched and for what reason it was launched, और फिर कैसे इसमें डेब्रिस का मॉडिफिकेशन हुआ ताकि हम डेब्रिस को जीरो पे रिड्यूस कर सकें। Okay, so thank you for that and don't forget to please like, comment and subscribe my YouTube channel and share this video to the needy ones. Okay, thank you. So hello guys, in today's video I am going to discuss important articles of the Hindu dated 13 April 2024. In this video we are going to talk important articles of ASER and what is the difference between rescue and capture of the animals and the report of the Asian Development Bank. So I think there are 3 to 4 articles important in today's newspaper. The rest are Lokniti CSDS report. So I don't think it is important from our point of view because I want this video to be a political neutral video. So I'm not going to talk about which party is going to win. बस मेरा पॉइंट ये रहेगा, जो पार्टी अभी रूल में मेरी फेवर इसको है और जो भविष्य में रूल करेगी मेरी फेवर इसको है। बात करता हूँ, अगर आपको सर्वे का लोकनीति सर्वे जो आपकी आती है इलेक्शन से पहले, उनके प्री पोलिंग रिजल्ट आते हैं, तो अगर आप लोगों को वो देखना है तो प्लीज उसे गूगल कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में नहीं टॉक करने वाला हूँ उनके, भले ही पेपर में दिया गया हो, बट आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पेपर। ओके, so let's not waste our time and start our first article, that is data for better education, a brighter future for students. तो आप लोगों को पता है कि एक आपकी सर्वे बॉडी है जिसका नाम है ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि आपका क्या काम करती है। इसका काम ये होता है कि जितने भी आपके रूरल हाउस होल्ड में घर बने हुए हैं, वहां पे जाकर के जितने भी आपके स्कूल गोइंग चाइल्ड है उनका सर्वे करना और फाइंड करना कि वो कितने % स्कूल जा रहे हैं और क्या उनमें करेंटली उनकी रीडिंग, बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स है। इसका मतलब क्या होता है, चलिए कुछ फैक्चुअल नॉलेज बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये स्टार्ट करी गई थी बाय प्रथम, ठीक है। पहली बात तो इनकी रिपोर्ट की हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इनकी रिपोर्ट 208 पेजेस की आई है, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे अगर आप लोगों को 208 पेजेस पढ़ने हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग उसकी एक समराइज कह सकते हैं, हम लोग बस उसका मक्खन देख लेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हम लोग के बात का नहीं है। चलिए आइए, पहली बात तो ASER स्टैंड्स फॉर व्हाट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। किसके द्वारा दी जाती है ये, बाय प्रथम NGO। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और कब से दी जा रही है, 2005 से। कोविड टाइम में नहीं दी गई थी, और ये कब रिलीज होती है, बाय मिड जनवरी हर साल के बीच में। ओके, और ये क्या फाइंड आउट करती है कि आपका जो आपकी यहाँ पर क्या फाइंड करती है, जो आपका एनरोलमेंट स्टेटस है, एनरोलमेंट स्टेटस बच्चों का 3 से लेकर 16 साल तक का क्या है, मतलब कि वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स किसके बीच में, 5 से लेकर 16 साल तक के बीच में, एट द नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके,
तो ये तो हम लोग की बात होगी किसकी चीज की कि ASCR क्या होती है, किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी और उसके क्या क्या फीचर्स हैं और वो क्या काम करती है। ओके, रिपोर्ट आप लोगों को जानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए आइए इसकी रिपोर्ट का हल्का सा समरी देख लेते हैं क्या है। रिपोर्ट ये कह रही है कि जो 26% बच्चे हैं, 26% बच्चे हैं 14 से लेकर 18 साल तक के, वो क्या कर पा रहे हैं, क्लास सेकंड का जो नॉर्मल उनकी इंग्लिश के पैराग्राफ होते हैं उसे वो लोग फ्लुएंटली नहीं रीड कर पा रहे हैं। ओके, सो दैट्स द रिपोर्ट इज सेइंग। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि जो उनका प्राइमरी सेक्शन था, मतलब जब वो क्लास 5th या क्लास 8th में होंगे तो उनका क्या था, प्राइमरी सेक्शन बहुत वीक था। ओके, तो अगर यही होता है कि अगर आपकी रूट बहुत ही कमजोर है तो आपका क्या होगा, आगे जाकर के आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो इस रिपोर्ट ने फाइंड आउट करा है। और बेसिकली कहाँ पे रिपोर्ट होती है, क्या ये अर्बन जी नहीं, रूरल डिस्ट्रिक्ट हाउस होल्ड्स में ज्यादा होती है रिपोर्ट। ओके, रूरल हाउस होल्ड्स में ज्यादा होती है। अब देखिए, ये तो आपने फाइंड करा है इसने कि क्या कहते हैं 26% बच्चे आपके क्या कर पा रहे हैं, क्लास सेकंड का भी जो टेस्ट है उसे फ्लुएंटली रीड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब ये तो हो गए बच्चे जो कि स्कूल जा रहे होंगे, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो स्कूल भी नहीं जा रहे होंगे, है ना। तो इन्होंने बात करी है एनरोल्ड वर्सेस एनरोल्ड की, कौन से बच्चे स्कूल जा रहे हैं फिर भी वो नहीं रीड कर पा रहे हैं और कौन से बच्चे नहीं जा रहे हैं और फिर वो नहीं रीड कर पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल गिवन इन दिस आर्टिकल, सो यू कैन रीड इट एंड आई जस्ट मेक द पॉइंट सिंपल फॉर यू। अब देखिए इसके लिए आपका सोल्यूशन क्या क्या है। पहली बात तो कोई भी जब आपकी रिपोर्ट करी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए, उसका एनालाइज कर लिया, बस उसे छोड़ दिया। क्या होता है, रिपोर्ट बेसिकली आपका तैयार करने का ही फंडा होता है कि जो भी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रही है, नेगेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पहली बात तो अगर किसी बच्चे को रीड करना नहीं आता है तो पहली चीज तो उसके आसपास या जहां वो रहता है वहां पे क्या खुलवाओ, कम्युनिटी लाइब्रेरीज खुलवाओ। इसका मतलब क्या है कि स्कूल की टेक्स्ट बुक तो ठीक है, सारे बच्चे के पास स्कूल की टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो वो भी चलो ठीक बात है, 90% बच्चों के पास अवेलेबल होती है, बट उसके जो बाहर का मटेरियल है वो भी उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि आपकी मैगजीन्स हो गई, आपके बड़े बड़े अथर्स के छोटी छोटी उनकी कह सकते हैं पैराग्राफ हो गए, वो आपके एक एक पेजेस में अवेलेबल हो, उनको अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए, उनको अच्छा मोटिवेशन मिलना चाहिए। और ये रिपोर्ट ने और फाइंड आउट करा है, दो चीजें से फाइंड आउट करी, 26% आपके बच्चे जो है 14 से लेकर 18 साल की उम्र तक के सेकंड क्लास का टेक्स्ट नहीं रीड कर पा रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने वोकेशनल इंटरेस्ट फाइंड करे हैं। वोकेशनल इंटरेस्ट वाला समझते हैं आप क्या होता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूं, है ना। जब छोटे में आपसे पूछा जाता है ना कि बड़े होकर के क्या बनोगे, तो वही है। तो बॉयज ने बेसिकली आंसर दिया है कि मैं बड़े होकर के कॉलेज डिग्री लूंगा अपनी, एंड उसके बाद आई वांट टू बी एन इंजीनियर एंड सो। गर्ल्स ने क्या रिप्लाई दिया है, डॉक्टर एंड नर्स। बट उनको ये नहीं पता है कि वो कैसे बनते हैं, बनना वो चाहते हैं बट उनको वो नहीं पता है कि वो कैसे बनते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इसने रिसर्च करी है। अब अथर अपने हिसाब से क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को सही गाइडेंस देनी पड़ेगी, मेंटरशिप देनी पड़ेगी। चीज यूज करते हैं, ऑनलाइन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो फोन को हम लोग वो सब उल्टी सीधी चीजों में ना यूज करके बाकी क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे फाउंडेशनल कोर्सेज ले सकते हैं जिससे कि आगे हमारे क्या मदद करें, इन सब चीजों में मदद करें जिनको हमें पता है आगे ये कोर्स में क्या होता है या कैसे करना है। So I am clear about this topic. This is a very important सर्वेइंग बॉडी ASER, क्योंकि ये हर साल सर्वे देती है और पिछले साल भी इसने दिया था। इसने पिछले साल देकर के ये बताया था कि जो क्लास 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं वो क्लास सेकंड की मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही हर साल सर्वे देती है, बट इसे पूरा रीड करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं भी नहीं रीड करता हूँ। इसके बस कुछ कुछ मेन पॉइंट्स जो कि आप रीड कर सकते हैं और आगे फ्यूचर में उसको रेफरेंस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपकी अथर कह रही है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की बात कर रही हैं वो लोग। बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ में रहते हैं, कि उनको कैप्चर और रेस्क्यू करने में बहुत अंतर है। कहने का उनका मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए, इसको तो मैं वर्बली समझा दूंगा आपको इस आर्टिकल को, उसमें मुझे ज्यादा कुछ लिखना नहीं क्योंकि एक फिलोसॉफिकल बेस्ड है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी की भी आइडियोलॉजी इस आर्टिकल्स के थ्रू मैच करती होगी। क्यों, रीजन मैं दे रहा हूँ। ये कह रही है कि वाइल्ड लाइफ जो आपके रेस्क्यू होते हैं, जब किसी भी एनिमल को आप रेस्क्यू करते हैं, इट इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड फ्रॉम अ डेंजर और डिफिकल्टी। अब ये कैप्चर में क्या डिफरेंस क्रिएट कर रही है कि कैप्चर कैरी फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट सच एज एलिफेंट, स्नेक्स एंड लार्ज कार्निवोरस टेकन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म रिक्वायरिंग फिजिकल एंड केमिकल इमोबिलाइजेशन। कहना ये चाहती है कि आप किसी एनिमल को तब रेस्क्यू करते हैं जब वो कहीं पे फंसा हो। बेसिकली आपने देखा होगा, आप जा रहे हो वेल में, कोई आपका डॉग गिर गया तो आप लोग उसे क्या करोगे, रेस्क्यू कर दोगे। कैप्चरिंग में क्या होता है, लेपर्ड घुसा है तो उसे क्या करोगे, फिजिकली केमिकली इमोबिलाइज कर दोगे ताकि वो किसी और ह्यूमन को हार्म ना पहुंचाए।
तो ये कहना ही चाहती है बेसिकली कि ये जो आपका कैप्चरिंग है ये आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। पहले आपको क्या करना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग प्रिवेंटिव मेजर लें। कहने का मतलब है लेपर्ड यहाँ पे आ ही ना पाए उसके लिए हम लोग कुछ बैरियर सेट कर दें, यहाँ पे उसकी बाउंड्री बना रखें। तो ये कहना चाह रही है। स्नेक को भी कहना चाह रही है कि अगर आपका स्नेक है तो हम लोग उसे अगर कैप्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं तो उससे ट्रॉमा हो जाता है, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। तो यार मेरे सामने सांप आएगा तो मैं तो उसे या तो भाग जाऊंगा, फाइट और फ्लाइट मोड में भाग जाऊंगा, या तो मैं उसे कुचल दूंगा। मुझे नहीं लगता मैं उसे कहूंगा भाई प्लीज तुम्हें स्ट्रेस होगा तो लो मुझे काट लो मैं मर जाऊं, बट तुम्हें स्ट्रेस ना हो। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन द टॉपिक। और उन्होंने कई और एलिफेंट्स एंड लॉयंस की बात करी है, बट आई थिंक वी आर इन द टॉप प्रेडेटर चेन। तो हम लोग की ये अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है कि सामने कोई भी अगर आपका एनिमल आ रहा है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, डेफिनेटली डोमिनेट करेंगे। और इसीलिए शायद हम लोग की सबसे वायलेंट क्रिएचर्स है। चलिए आइए नेक्स्ट आपकी तरफ बढ़ते हैं। रिस्की प्रेमाइसेस जो आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने भारत की जीडीपी के फोरकास्ट को इंक्रीज कर दिया है करंट फिशल ईयर फ्रॉम 31 मार्च 2025 6.7% जो कि इन्होंने अर्लियर दिया था वो 7% दिया है। और क्या रीजन दिए कि आपका पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन कंज्यूमर डिमांड एज द रूरल इकोनॉमी रिकवर्स। और ये कहना चाह रहे हैं कि इसको मतलब जीडीपी को इंक्रीज रहने के लिए 7% जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाने पड़ेंगे जिसमें क्या हो आपकी फॉरेन ट्रेड बूस्ट हो। ये आपने एशियन डेवलपमेंट की इन्होंने बात करी है। फिर इसके बाद आपके एक विकीलीक्स वाले अतर हैं जिनको अभी करंटली जेल हो गई थी, तो उनकी डिमांड के लिए उनकी डिमांड मंजूर हो गई है और उनको उतनी कड़ी स्ट्रिक्टनेस नहीं दी जाएगी। तो आप ये भी इस आर्टिकल, सो thank you for that and don't forget to please like, comment and subscribe my YouTube channel and share this video to the needy ones. Okay, thank you.